बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, 9 जुलाई 1961 को सोवियत यूनियन के लोग तुशिनो एयरफील्ड पर इकट्ठा थे। ये लोग सोवियत एविएशन डे के मौका पर ही इस एयरफील्ड पर इकट्ठा हुए थे ताकि यहाँ पर होने वाली आलीशान एयर परेड को देखा जा सके। सोवियत लोगों ने इससे पहले इतना आलीशान शो पहले कभी नहीं देखा था और इस शो को देखने के लिए सोवियत ऑफिशियल्स ने बल्कि दूसरे ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव भी इधर मौजूद थे, खासकर नेटो ममालिक के ऑफिशियल्स। और सोवियत यूनियन ने इन्हीं ममालिक के लिए शो में स्पेशल सरप्राइज भी रखा हुआ था। नाज़रीन, अभी एयर शो को स्टार्ट हुए कुछ ही देर हुई होगी कि 10 ऐसे त्यारे अचानक एयरफील्ड के ऊपर से गुजरते हैं जिन्हें इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये स्ट्रेंज किस्म के त्यारे थे जिनकी शेप एरोडायनामिक थी और इसके स्वेप्ट विंग थे जो कि फाइटर जेट से मुशाबत रखते थे, लेकिन ये मिस्टीरियस प्लेन किसी भी फाइटर जेट से 3 गुना बड़े थे। नाज़रीन, सोवियत अवाम तो इन त्यारों को देखकर शाउटिंग करने लग गई और इंजॉय करने लग गई, लेकिन वेस्ट से आए हुए मेहमान इन त्यारों को देखकर थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे और इस नई सोवियत मशीन के स्केच और नोट्स बनाने लगे ताकि वापस जाकर अपनी गवर्नमेंट को इन त्यारों के बारे में बता सके। नाज़रीन, ये पहला मौका था जब सोवियत यूनियन ने अपना सबसे पहला सुपरसोनिक बॉम्बर दुनिया के सामने पेश कर दिया था, जो कि टुपोलेव Tu-22 एयरक्राफ्ट था। नाज़रीन, एंड्रो टुपोलेव वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोवियत एयरक्राफ्ट इंजीनियर था जिसने सोवियत यूनियन के लिए 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट डिजाइन किए थे, जिनमें से कुछ ने 78 वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे। एंड्रो टुपोलेव की फेमस क्रिएशन इनका 30s का दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन AN-20 था। इन्होंने पहला सोवियत कमर्शियल जेट Tu-104 भी बनाया। इन्होंने सोवियत कॉन्कॉर्ड बनाया, Tu-144 बनाया, Tu-16 बनाया, दुनिया के बेहतरीन और माने ताने बॉम्बर Tu-95 बनाया और सोवियत यूनियन का पहला सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-22 बनाया। लेकिन अपनी तमाम इन्हीं अचीवमेंट्स में टुपोलेव ने अपने इसी गैर मामूली त्यारे Tu-22 को खुद ही सबसे बदकिस्मत तख्लीक कहा है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरीन होने के बावजूद ये बॉम्बर काफ़ी तनकीद का निशाना रहा। त्यारे का मकसद सोवियत यूनियन के दुश्मन को खौफजदा करना था। इस त्यारे को मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते रहे, जैसा कि पहले नेटो ने इसे बुलशॉट का नाम दिया जो कि नामुनासिब समझा गया, फिर इसे ब्यूटी का नाम दिया गया जो कि ज्यादा कम्प्लीमेंट्री था, फिर इसे ब्लाइंडर का नाम दिया गया। सोवियत पायलट्स ने इसके मुख्तलिफ निकनेम रखे हुए थे, जैसे कि इसकी शेप को देखते हुए इसे रिकर का नाम दिया हुआ था। अपने ही पायलट्स को मारने की वजह से इसे मैन ईटर का नाम दिया गया। इसी तरह एरर प्लेन, डिफेंडोक्राफ्ट। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो था सुपरसोनिक बूज कैरियर। नाज़रीन, प्लेन 105 टुपोलेव Tu-22 की कहानी को कोल्ड वार की शुरुआती सालों से ही शुरू हो गई थी। सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर बम बिल्ट और टेस्ट कर लिया था, लेकिन अगर इस बम को दुश्मन के टेरिटरीज में फेंक ही न सके तो ऐसे न्यूक्लियर बम का कोई फायदा नहीं था। अमेरिका के पास तो अपने न्यूक्लियर बम डिलीवर करने के लिए B-52 जैसे बॉम्बर तैयार थे जो कि बैनुल बरआज़मी फ्लाइट भी ले सकते थे और दूर दराज इलाकों में न्यूक्लियर बम डिलीवर कर सकते थे। लेकिन सोवियत यूनियन के पास उस वक्त ऐसा कोई रिलायबल न्यूक्लियर बम कैरियर नहीं था जो अमेरिका को थ्रेट कर सके। न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोप को भी टारगेट नहीं किया जा सकता था। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के पास सिर्फ एक ही बॉम्बर था जो कि पुराना Tu-4 था, जो कि अमेरिका की ही B-29 की कॉपी था। ये बॉम्बर कम रेंज की वजह से ऐसा कोई टास्क पूरा नहीं कर सकता था। इन मसलों के हल के तौर पर सोवियत यूनियन ने Tu-16 मीडियम बॉम्बर बनाया जिसकी सीरियल प्रोडक्शन 1954 में शुरू हुई। ये एक अच्छा और रिलायबल एयरक्राफ्ट था जो कि आगे चलकर सोवियत यूनियन की बैकबोन साबित हुआ, लेकिन इस त्यारे ने भी मसले का हल पूरी तरह नहीं निकाला था। यहाँ आप यही कह सकते हैं कि इसने न्यूक्लियर बम डिलीवर करने के मसले को आर्जी तौर पर हल कर दिया था, लेकिन जब पहले सरफेस टू एयर मिसाइल्स आना शुरू हुए और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट भी मैदान में आ चुके थे जो कि ऐसे ही बॉम्बर का शिकार करने के लिए बनाए गए थे, तो सब सोनिक Tu-16 भी दुश्मन के इंटरसेप्टर और साम सिस्टम के होते हुए दुश्मन की टेरिटरीज में दाखिल नहीं हो सकता था। तो नाज़रीन, बात वहीं आ गई कि ऐसे न्यूक्लियर बम होने का क्या फायदा जिसे डिलीवर ही ना किया जा सके। तो सोवियत यूनियन के इस मसले का हल फौरी तौर पर निकालना था और दुश्मन के एयर डिफेंस को ब्रेक करने के लिए एक ऐसे बॉम्बर की जरूरत थी कि वो एक सुपरसोनिक स्पीड से परवाज कर सके, और वो एंड्रो टुपोलेव भी थे जिन्होंने ऐसा बॉम्बर बनाने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका भी सुपरसोनिक बॉम्बर B-58 बना रहा था
इसको देखते हुए सोवियत यूनियन भी जल्दी से जल्दी अपना सुपरसोनिक बम्बर बनाना चाहता था। तो सोवियत गवर्नमेंट ने फौरन टोपलोव का प्रपोजल कबूल किया। ये प्रपोजल 2 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल था। पहला ये सजेस्ट किया गया कि सबसोनिक Tu-16 पर बेस्ड सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाया जाए जिसकी स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ये सजेस्ट किया गया था कि एक बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जाए जो कि 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का हामिल होगा। टोपलोव ने Tu-16 पर बेस्ड सुपरसोनिक बम्बर बनाने की डेडलाइन मार्च 1958 सजेस्ट की कि अगर इस पर बेस्ड बम्बर बनाएंगे तो मार्च 1958 तक ये त्यारा ट्रायल्स के लिए रेडी हो जाएगा। जबकि दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें एंड्रू टोपलोव की खुद काफी दिलचस्पी थी और एक बेहतरीन और एडवांस्ड और इंतहाई और तेज तरीन बम्बर डिजाइन था जो कि सोवियत एयरफोर्स में काफी एडवांसमेंट ला सकता था। लेकिन सोवियत यूनियन ने पहला प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया कि Tu-16 पर बेस सुपरसोनिक बम्बर बनाया जाए जो कि निस्बतन जल्द ही बन जाना था। तो अब नए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए Tu-16 वाला सबसोनिक फ्यूजलाज इस्तेमाल करना था। मतलब इस एयरक्राफ्ट की बुनियाद में ही गड़बड़ की जा रही थी। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशन करने के बाद एंड्रू टोपलोव ने Tu-16 की बॉडी रिजेक्ट कर दी और सोचा जा रहा था कि सबसोनिक बॉडी पर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाना नामुमकिन है और इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके एक नई सुपरसोनिक बॉडी बनाने के बारे में भी सोचा जा रहा था। लेकिन जब बात इंजन लेआउट डिजाइन की आई तो नए सिरे से एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने का ख्याल खत्म कर दिया गया क्योंकि टोपलोव ने इस एयरक्राफ्ट के इंजन को रिप्लेस करने के लिए एक अनयूजुअल जगह चुनी थी और वो जगह थी एयरक्राफ्ट की बैक साइड पर फ्यूजलाज के ऊपर। एविएशन हिस्ट्री में ऐसा कम ही देखा गया है कि किसी ने ऐसा किया हो। इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप 1957 के एंड पर बनाया गया और जून 1958 में इस प्लेन को पहली बार उड़ाया गया जिसे टेस्ट पायलट यूविया राशिव ने पहली बार उड़ाया। लेकिन ये त्यारा नया लगने के बजाय पुराना लग रहा था। नाज़रीन, इसकी पहली फ्लाइट में टोपलोव ने फौरी नोट किया कि ना तो इस एयरक्राफ्ट की इतनी स्पीड है और ना ही रेंज है। इसका दूसरा प्रोटोटाइप बनाया गया जिसमें नए पावरफुल इंजन डाले गए। इसमें मजीद मॉडिफिकेशंस और अपग्रेडेशन की गई और 7 सितंबर 1959 को इस प्रोटोटाइप की भी पहली परवाज भरी गई जिसके बाद इसकी और भी टेस्ट परवाजें ली गई। नाज़रीन, 7वीं परवाज में सुपरसोनिक स्पीड के दौरान ये प्लेन तबाह हो जाता है जिसमें पायलट यूरी और क्रू मैन मारा जाता है। जबकि पहले वाला प्रोटोटाइप भी बाद में टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद सोवियत यूनियन ने इस एयरक्राफ्ट को सीरियल प्रोडक्शन में डाल दिया जबकि इसमें प्रॉब्लम्स की एक लंबी लिस्ट थी। नाज़रीन, उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय इसे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके फर्स्ट स्टेज ऑफ फैक्ट्री टेस्ट भी नहीं किए गए। 22 सितंबर 1960 को पहला सीरियल प्रोड्यूस्ड Tu-22 अपनी परवाज भरता है। 2 महीनों बाद ये त्यारा इमरजेंसी लैंडिंग करता है जिसमें इसका पायलट जख्मी हो जाता है। 1962 में इस त्यारे को सर्विस में शामिल किया जाता है। इस त्यारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये आए दिन ही क्रैश लैंडिंग करता रहता है। इसकी हर प्रोडक्शन के मॉडल में अपग्रेडेशन की जाती रही। इसके दूसरे इश्यूज में एरोडायनामिक, स्लो लैंडिंग और स्पीड भी शामिल थे। ताहम वक्त के साथ साथ इसके प्रॉब्लम्स रिसॉल्व किए जाते रहे। लेकिन इस त्यारे के एवियोनिक्स पैनल्स इन बेस्ट पायलट्स के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड थे। आधे से ज्यादा क्राइसिस की वजह इसका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ही रहा है क्योंकि जहां इसके एवियोनिक्स पैनल्स कॉम्प्लिकेटेड थे वहीं इस त्यारे का कॉकपिट भी यूनिक था जो कि डिफरेंट लीवर और हैंडल से इक्विप्ड था जो कि पायलट को कंफ्यूज कर देता था और एक्सीडेंट की वजह बनता था। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट का कॉकपिट ही सबसे बड़ा मसला था। ये कॉकपिट बहुत जल्द ही ओवरहीटेड हो जाता था और इस मसले से निपटने के लिए सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स ने क्रू के लिए ब्लीड एयर सिस्टम रखा था जो कि इंजन कंप्रेसर से हवा लेता था। लेकिन नाज़रीन, ये हवा गर्म थी। इसे कॉकपिट में पंप करने से पहले ठंडा करना पड़ता था और इसे ठंडा करने के लिए बड़ा एवेपोरेटर प्रोवाइड किया गया। नाज़रीन, कॉकपिट से पायलट के लिए विजिबिलिटी भी बहुत पुअर थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पायलट की सीट ही थोड़ी लेफ्ट में खिसका दी गई क्योंकि सामने का व्यू बल्क हेड की वजह से ब्लॉक हो जाता था। नाज़रीन, यही चीज लैंडिंग के वक्त भी ज्यादा मसाइल खड़ा करती थी क्योंकि लैंडिंग के वक्त रनवे बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था। इसलिए इनएक्सपीरियंस पायलट को इस त्यारे को उड़ाने की इजाजत ही नहीं थी जो कि क्रैश का बायस बन रहा था। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट का एक और डेडली फीचर इसकी इजेक्शन सीट थी जो कि नीचे की तरफ खुलती थी। आपने जितने भी एयरक्राफ्ट की इजेक्शन सीट्स देखी हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं लेकिन ये नीचे की तरफ थी, जिसका मतलब है कि अगर लो एल्टीट्यूड पर इजेक्ट करना पड़ जाए तो इजेक्शन की सूरत में भी पायलट की मौत ही होती है। अगर पायलट इजेक्ट ना करे तो शायद कुछ चांस हो इसके बचने के, वरना 350 मीटर की ऊंचाई पर इस सारे से पायलट की इजेक्शन पक्की मौत साबित होती थी। नाज़रीन, 60s में सोवियत यूनियन की दिलचस्पी
बैलिस्टिक मिसाइल में बढ़ने लगी, क्योंकि न्यूक्लियर वारहेड डिलीवर करने के लिए लॉन्ग रेंज बम्बर बेहतरीन ऑप्शन था और इस चीज ने Tu-22 की प्रोडक्शन खतरे में डाल दी थी। और ऐसा ही हुआ। 1969 में Tu-22 की प्रोडक्शन रोक दी गई और टोटल 311 ही एयरक्राफ्ट बनाए गए, जिनमें से 70 एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गए और Tu-22 सोवियत एयरफोर्स का हाईएस्ट एक्सीडेंट रेट वाला एयरक्राफ्ट बन गया। नाज़रीन, दुश्मन के लिए ये एयरक्राफ्ट एक थ्रेट क्या बनता, अपने ही पायलट्स के लिए ये खतरा बन चुका था। यही वजह थी, कोई इसे एरर प्लेन कहता था, कोई इसे डिफेक्टो क्राफ्ट कहता था और कोई इसे वोडका ट्रक कहता था। इसकी प्रोडक्शन तो बंद हो चुकी थी, ताहम ये सर्विस में लंबे अरसे तक शामिल रहा और वक्त के साथ साथ इसके कई मेजर फ्लॉस भी किए जाते रहे, जिनमें से एक पायलट के लिए इस एयरक्राफ्ट को समझना इंतहाई मुश्किल था। सिर्फ माहिर पायलट्स ही इस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते थे। तो नाज़रीन, एक्चुअली इसे कोई ऑपरेट करना भी नहीं चाहता था। लेकिन नाज़रीन, इस मसले को सोवियत एयरफोर्स ने इस तरह हल किया कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर वर्जन बनाया, जिस पर पहले पायलट को ट्रेन किया जाता था। फिर इसके कई इम्प्रूव्ड वेरिएंट्स बनाए गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए, कुछ रिकॉनेसेंस के लिए, कुछ बॉम्बिंग के लिए और कुछ सोवियत यूनियन के जदीद और खतरनाक मिसाइल से लैस किए गए थे। लेकिन इन सब में जो सबसे मुनफरिद और खतरनाक वेरिएंट था वो था Tu-22N, जो कि वेरिएबल स्विफ्ट विंग एयरक्राफ्ट था। ये एयरक्राफ्ट काफी कामयाब और खतरनाक हुआ, जो कि अब भी सर्विस में शामिल है। Tu-22 की अगर स्पेक्स की बात की जाए तो इसकी क्रू की तादाद 3 है, जो कि पायलट, नेविगेटर और वेपन ऑफिसर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.4 मार्क तक है। इसकी रेंज 4900 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग 43,000 तक है। आर्मामेंट के तौर पर इसमें R-23 गन, जो कि टेल टैरेट के तौर पर है, Ti-22 मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि लॉन्ग रेंज थर्मोन्यूक्लियर वारहेड मिसाइल है और 12,000 की कैपेसिटी के ये बॉम्ब कैरी कर सकता है। और नाज़रीन, अगर इसके ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात की जाए तो सोवियत यूनियन ने इस सियारे का कॉम्बैट यूज इसके इंट्रोडक्शन के 26 साल बाद किया, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक और पाकिस्तानी F-16 हथियारों से बचने के लिए। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से निकलना भी एक मसला बन चुका था। अफगानिस्तान से विड्रॉल के वक्त Tu-22 के ब्लेंडर ई वेरिएंट को हायर किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जैमर एयरक्राफ्ट था। इसको टास्क दिया गया था कि सोवियत के विड्राज रूट को महफूज बनाया जाए। खासकर इसे Tu-22 M3 बॉम्बर्स के साथ कवर देने के लिए अटैच किया गया था, जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक एयरफील्ड से ऑपरेट होता था। तो नाज़रीन, Tu-22 इलेक्ट्रॉनिक जैमर का काम था कि पाकिस्तानी F-16 के रेडार सिस्टम को सप्रेस्ड करके F-16 को इन बॉम्बर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा सके, क्योंकि यहाँ अक्सर पाकिस्तानी F-16 बॉर्डर क्रॉस करके एयर स्ट्राइक्स और कॉम्बैट करने आ जाते थे। तो नाज़रीन, Tu-22 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुए थे। सोवियत यूनियन के अलावा दूसरे ममालिक भी इस एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट यूज कर चुके थे, जिनमें लीबिया ने सबसे ज्यादा इसे कॉम्बैट में इस्तेमाल किया। लीबिया ने इसे तंजानिया और सूडान के खिलाफ किया, जबकि इराक ने भी इसे कॉम्बैट में इराक ईरान वार के दौरान ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।